हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह ग्रुप चैनल में स्वागत है। और आज सभी का एग्ज़ाम कैसा गया वो आप सब लोग कमेंट में बताना कि किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। और जिनका एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। और हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन अपन ने इसमें लिए हैं और अभी जो पेपर हो रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। तो बच्चों के जैसा बताया गया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक अपन ने कवर करने की कोशिश की है। और कुछ संभावित प्रश्न भी हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में यानी जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है लास्ट आपके मार्च में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में जिनका एग्जाम है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। और आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, और शेयर भी कर दिएगा और लाइक भी कर दिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल क्या करता है। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो भी जान लीजिए कि फायरवॉल क्या करता है। एक प्रकार का वायरस है या फिर नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है फायरवॉल, अब आप बताइए ये क्या है। नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, ध्यान रखना है, नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, डेटा बैकअप करना या नेटवर्क ट्रैफिक में नियंत्रण करना या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना या वायरस को हटाना। क्या कार्य करता है फायरवॉल आपका, तो ये आपका करता है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने का कार्य आपका क्या करता है, फायरवॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फायरवॉल किस प्रकार के नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो कौन से नियम है जिनके आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पते और पोर्ट नंबर, केवल आईपी पते, केवल ब्राउजर इतिहास, केवल समय सीमा। क्या करता है आपका फायरवॉल, तो बताइए। वो करता है आपका पते और पोर्ट नंबर को, ठीक है, नियंत्रित करता है ट्रैफिक नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फायरवॉल के किस प्रकार का स्टेट फुल फायरवॉल कहा जाता है। फायरवॉल होता है उसे किस प्रकार का स्टेट फुल फायरवॉल कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। जो पैकेट के अनुसार ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, या जो ट्रैफिक को आईपी पते के आधार पर नियंत्रित करता है, या जो ट्रैफिक के स्टेट को ट्रैक करता है, या जो सिर्फ डोमेन नेम के आधार पर ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप सभी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नेट का फुल फॉर्म क्या है। जो नेट होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या नेटवर्क ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, या नेटवर्क एनालिसिस टूल। क्या होता है नेट का फुल फॉर्म, तो नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फायरवॉल किस प्रकार का पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहा जाता है। फायरवॉल होता है किस प्रकार को पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जो पैकेट को मापता है और उसे अवरुद्ध करता है, जो पैकेट को पते के अनुसार फिल्टर करता है, या फिर जो इंटरनेट ट्रैफिक को केवल एक पोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, या जो केवल डेटा पैकेट के आधार पर आकार के आधार पर फिल्टर करता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पैकेट के पते के अनुसार फिल्टर करता है। ठीक है, जो सूचना होती है वो इंटरनेट पर पैकेट के रूप में होती है, तो वही पैकेट से संबंधित ये नहीं है कि हमारे खाने का कोई पैकेट है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फायरवॉल द्वारा अस्वीकार किए गए पैकेट के लिए कौन सा संदेश भेजा जाता है। तो कौन सा संदेश भेजा जाता है, आपके सामने चार ऑप्शन है। SYN मैसेज, ACK मैसेज, या ICMP, ठीक है, या RST मैसेज। तो बताइए कौन सा मैसेज भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इन ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल के किस प्रकार को प्रॉक्सी फायरवॉल कहा जाता है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल किस प्रकार को कहा जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जो केवल पैकेट के फिल्टर करता है, या जो यूजर्स और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, या जो ट्रैफिक की गति को नियंत्रित करता है, जो केवल नेटवर्क डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो क्या होगा प्रॉक्सी फायरवॉल का यूज, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी जो यूजर और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्या आपका, स्टैटिक लेवल पर फायरवॉल का क्या कार्य होता है। जो स्टैटिक लेवल होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल, उस पर फायरवॉल का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है। ठीक है, बताइए तो क्या कार्य होता है। या तो नेटवर्क के बाहर से अंदर आने और वाले पैकेट को फिल्टर करता है, या नेटवर्क के अंदर से बाहर जाने वाले पैकेट को फिल्टर करता है, या दोनों, या केवल वायरस को ढूंढता है। तब क्या हो सकता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन पूरा एनालिसिस कर रहे हैं पूरे पेपर को, और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर अप कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे से एग्जाम देना है, अपना कूल माइंड से, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से देना है, ताकि अच्छे से पेपर कंप्लीट कर पाए। फायरवॉल में स्टेट फुल और स्टेट लेस के बीच में क्या अंतर होता है।
तो बताइए क्या अंतर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्टेटफुल लेवल पैकेट्स को फ़िल्टर करता है, जबकि स्टेटलेस ट्रैफ़िक को ट्रैक करता है, ठीक है? या स्टेटफुल जो ट्रैफ़िक की स्टेट जानकारी को स्टोर करता है, जबकि स्टेटलेस नहीं करता है। स्टेटलेस नेटवर्क की निगरानी करता है, जबकि स्टेटफुल नहीं करता है, या कोई अंतर नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेटफुल क्या करता है? ट्रैफ़िक को स्टेट जानकारी को स्टोर करता है, जबकि स्टेटलेस नहीं करता है, ठीक है? ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन है और अब बाल्यावस्था से संबंधित बाल्य व्यवस्थापन के सिद्धांत में स्वतंत्रता का क्या मतलब है? स्वतंत्रता जो आपकी होती है, जैसे समझ के आधार पर प्रश्न है, उसी तरह के प्रश्न हैं ये आपके। बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देना, बच्चों के परिश्रम को में से काम करने की स्वतंत्रता देना, या बच्चों के अनुशासन का पालन करने की स्वतंत्रता देना, या बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। तो जो स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना स्वतंत्रता का आशय है। बाल्य व्यवस्था के सिद्धांतों में संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? जो संवेदनशीलता होती है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के लिए कठोर रवैया अपनाना, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करना, या बच्चों की भावनाएं और जरूरतों को समझना और सम्मान देना, या बच्चों के व्यवहार को अनदेखा करना। क्या हो सकता है आपके अनुसार इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भावनाओं और जरूरतों को समझना और सम्मान देना, ठीक है? नेक्स्ट है बाल्यावस्था के सिद्धांतों में सकारात्मक प्रोत्साहन का क्या महत्व है? क्योंकि सिद्धांत से आप क्वेश्चन आने लगे हैं तो इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। बाल्यावस्था के सिद्धांत में सकारात्मकता का जो सकारात्मक प्रोत्साहन का क्या महत्व है? तो सकारात्मक प्रोत्साहन का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चों को शारीरिक दंड देना, बच्चों के सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार देना, बच्चों के अनुशासन के लिए सजा देना, और बच्चों को अपने कार्य को छोड़ने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है बाल्य व्यवस्थापक के सिद्धांत के में न्याय और समानता का क्या उद्देश्य है? जो न्याय होती है, समानता होती है, उसका क्या उद्देश्य है? सभी बच्चों को एक जैसा व्यवहार करना, या बच्चों के बीच भेदभाव करना, या बच्चों के कार्यों के लिए अनुशासन को लागू करना, बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यवहार देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना न्याय और समानता की बात करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? बाल विस्थापन में जो व्यवस्था बाल व्यवस्था ही है उसी से संबंधित है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये, ठीक है? बाल व्यवस्था में समझ का क्या महत्व है? तो जो बाल व्यवस्था होती है उसका समझ होता है, उसमें क्या महत्व है? तो बच्चों के सभी कार्यों को सख्ती से नियंत्रित करना, बच्चों को उनकी गलती को समझाने के लिए दंड देना, बच्चों के विचार और भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना, और बच्चों की उपेक्षा को नजरअंदाज करना। कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो इसका ऑप्शन सी, यानी बच्चों के विचारों को भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना, ठीक है? नेक्स्ट है बाल्यावस्था के सिद्धांत में निरंतरता का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो जो बाल्यावस्थापन नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था के सिद्धांत में निरंतरता का क्या उद्देश्य है? आप बच्चों को बार बार बदलते नियमों के बारे में बताना, या बच्चों के लिए समान नियमों का पालन करना, उन्हें स्थिरता देना, बच्चों के लिए कभी ना बदलने वाले नियम बनाना, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं बना रखना। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों के लिए समान नियमों का पालन करना और उन्हें स्थिरता देना है। नेक्स्ट क्या है? बाल्यावस्था में आप समझ लिए, एक बार मैंने आपको बता दिया कि बाल्य व्यवस्थापन नहीं है, बाल्य व्यवस्था है। मैं कंपैशन का क्या मतलब है? जो कंपैशन होता है उसका क्या मतलब है? तो बच्चों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या बच्चों के लिए दया और समझ दिखाना, या बच्चों को अनुशासन दिखाना, या बच्चों के कार्यों को अनदेखा करना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों के लिए दया और समझ दिखाना, ठीक है? बी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्थापक के सिद्धांत में स्वतंत्र निर्णय का क्या प्रभाव है? जो स्वतंत्र निर्णय लिया जाता है उसका क्या प्रभाव है, आप बताइए। तो बच्चों के निर्णय लेने की शक्ति देना, बच्चों को बिना किसी सहायता के कार्य करने देना, या बच्चों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना, बच्चों को हमेशा वयस्कों को निर्देशित करना। स्वतंत्र निर्णय का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को निर्णय लेने की शक्ति देना। ये आपका उनका फ्री निर्णय होता है। नेक्स्ट बाल अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकार को संतुलित रखने का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है? बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना, या फिर सेकंड क्या कहता है? बच्चों की शारीरिक शिक्षा देने का ध्यान रखना, या बच्चों को केवल मानसिक विकास के लिए सिखाना, या बच्चों को शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूत करना। तो क्या इनका आंसर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, ठीक है? कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि बाल्यावस्था
को बच्चों के साथ क्या सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए सबसे अधिक ध्यान? बच्चों को अपना काम करने के लिए नियंत्रित करना, बच्चों की ज़रूरतों भावना को समझना, या बच्चों को एक ही तरीके से सिखाना, या बच्चों को अपने स्वभाव से ढालना। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसिक विकारों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मानसिक विकारों का जो उपचार है, उस मानसिक विकारों का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो मानसिक जो विकार है उसका उपचार कौन करेगा? चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक करेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेशन किस प्रकार का मानसिक विकार है? तो डिप्रेशन किस प्रकार का है? व्यवहारिक विकार है, या शारीरिक विकार है, या फिर मूड विकार है, मानसिक भ्रम है? तो ये मूड विकार आपका डिप्रेशन होता है। ठीक, एंजाइटी जो होती है विकार में क्या लक्षण होते हैं? तो एंजाइटी में क्या होता है? अत्यधिक खुशी, अत्यधिक चिंता और घबराहट, अत्यधिक गुस्सा, व्यवहारिक समस्या। क्या हो सकती है एंजाइटी में? तो ये होगी आपकी क्या? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक चिंता और घबराहट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किज़ोफ्रेनिया फ्रेनिया जो इसकी जो फ्रेनिया है उसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्षण क्या हो सकता है आपके अनुसार? अवसाद और चिंता, या वास्तविकता से अलग होना, या उच्च ऊर्जा, या अत्यधिक गुस्सा। क्या हो सकता है? तो इसका है वास्तविकता से अलग होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं आज के आप लोगों के लिए, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति के मनोदशा में क्या परिवर्तन होते हैं? तो जो बायपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें क्या परिवर्तन? केवल नकारात्मक मूड होता है, कभी खुशी कभी दुख होता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर आपका कोई मानसिक विकार नहीं होता है? तो क्या होता है जो आपका डिसऑर्डर होता है बाइपोलर? तो उसमें कभी खुशी कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, पिक्चर का याद रख लेना, बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? तो बताइए कौन सा अनुभव व्यक्ति को होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला इसका सही है, अत्यधिक विचारों और अनिवार्यों की क्रियाओं का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पैनिक अटैक के लक्षण क्या होते हैं? जो पैनिक अटैक होता है उसका क्या लक्षण आपको दिखते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अत्यधिक सुखद अनुभव, अचानक घबराहट, तेज दिल की धड़कन, सांस और की कठिनाइयां, कोई शारीरिक दर्द होना, धीमी धड़कन और शांति का अनुभव होना। कौन सा कारण हो सकता है? अचानक घबराहट, तेज दिल की धड़कन और सांस की कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक विकारों के उपचार में मनोचिकित्सा का क्या अर्थ है? बताइए मनोचिकित्सा का क्या अर्थ है? शारीरिक उपचार है, या मानसिक विकारों के कारणों पर चर्चा उपचार है, या शारीरिक और मानसिक दोनों उपचार है, या सिर्फ दवाइयों का सेवन? क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? तो इसका आंसर अपना क्या होगा? बी। ठीक है, बी क्या है आपका? मानसिक विकारों के कारणों पर चर्चा और उपचार है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत नए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एटिक्स का मुख्य कारण क्या होता है? जो एटिक्स है जिसे ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है का मुख्य कारण क्या हो सकता है? शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, मानसिक विकार और शरीर की छवि को लेकर चिंता, गुस्सा और हिंसा, किसी का अपमान करना। ये क्या हो सकता है? एटिक्स का मतलब है मानसिक विकार और शरीर की छवि को लेकर चिंता होना। ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसे कहा जाता है? जो टॉक्सिक शॉक जो सिंड्रोम होता है वो क्या है? मानसिक विकारों से संबंधित बीमारी है, शरीर में गंभीर संक्रमण का परिणाम है, यह तनाव के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है, हार्मोनल असंतुलन है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी शरीर की गंभीर संक्रमण का परिणाम है। याद रखना है, नया क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मानसिक विकारों के लिए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक जो विकार हो चुके हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकारों को सारे कारण निर्धारित करना, या मानसिक स्थिति का मानसिक परीक्षण करना, केवल मानसिक तनाव को मापना, या केवल शरीर की संरचनाओं का निरीक्षण करना। तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? ए, मानसिक विकारों का शारीरिक कारण निर्धारित करना। नेक्स्ट क्या है? डिमेंशिया किस प्रकार का मानसिक विकार है? जो डिमेंशिया होती है ना, किस प्रकार का मानसिक विकार है? संज्ञानात्मक विकार, शारीरिक विकार, नकारात्मक भावना का विकार, या मानसिक भ्रम? क्या हो सकता है? ये है संज्ञानात्मक विकार। डिमेंशिया में भूलने की बीमारी एक तरह की हो जाती है, संज्ञानात्मक विकार हो जाता है। नेक्स्ट है शालापूर्व शिक्षा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल विकास से इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है शालापूर्व शिक्षा से
से सिद्धांत कर्ता का अर्थ क्या है, मतलब सिद्धांतकर्ता का जो अर्थ है वो क्या है। शैक्षणिक सिद्धांतों का पालन करना, किसी वस्तु घटना को पूर्व से समझ कर उसके सिद्धांत पर विचार करना, या किसी वस्तु पर सिद्धांत को लागू करना, केवल शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में सोचना। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो ये है किसी वस्तु या घटना को पूर्व में समझ करके उसके सिद्धांत का विचार करना। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा। सिद्धांत कर्ता का तात्पर्य किस दृष्टिकोण से होता है, जो सिद्धांत करता है उसका तात्पर्य किस दृष्टिकोण से होता है। तो ये सिद्धांतकर्ता की बात कर रहे हैं, जो आपका अर्रा ऊपर लगेगा। सिद्धांतकर्ता का तात्पर्य किस दृष्टिकोण से होता है, हो सकता है तो बताइए, रचनात्मक दृष्टिकोण से, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, मात्रात्मक दृष्टिकोण से, या एक समान दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है इसका आंसर, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है। पूर्व शिक्षा शब्द का क्या मतलब है, मतलब पूर्व शिक्षा शब्द होता है उसका क्या मतलब, किसी घटना को पूर्वावलोकन करना, सिद्धांतों के आधार पर विचार करना, अनुवादित करना, या किसी चीज को अदृश्य परिणाम है। इसका अर्थ है किसी घटना का पूर्व अवलोकन करना, यह पूर्व शिक्षा है। ठीक है। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, मतलब सिद्धांत जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, अनुभवों से प्राप्त परिणाम होते हैं, किसी विशिष्ट विधि या प्रक्रिया द्वारा प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग होते हैं, केवल कल्पना होती है। क्या होते हैं सिद्धांत? सिद्धांत होते हैं किसी विशिष्ट विधि या प्रक्रिया द्वारा प्राप्त निष्कर्ष होते हैं। पूर्व शिक्षा में, पूर्व शिक्षा से सिद्धांत बनाने के दौरान क्या प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए? केवल डेटा का विश्लेषण, तर्क और परिणामों के आधार पर विचार करना, या पूर्वानुमान आधारित दृष्टिकोण, या अन्य व्यक्तियों के विचारों अनदेखा करना। क्या हो सकता है? तो पूर्व जो हम सिद्धांत बनाते हैं उनके लिए क्या तर्क और प्रमाणों के आधार पर विचार करना जरूरी है। नेक्स्ट, खसरा से संबंधित बीमारियां हैं जो आपकी काफी ज्यादा पेपर में हाईलाइट है। खसरा जिसे मीजल्स कहा जाता है, ये किस प्रकार का बीमारी है? तो बताइए, ये वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगस है, परजीवी है। तो आप सभी को पता है खसरा क्या है, मीजल्स आपकी एक वायरल बीमारी है। ठीक है, क्या है बीमारी, वायरल है। नेक्स्ट क्या है, खसरे का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मच्छर, खसरा, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स क्या होते हैं जिनसे खसरा फैलता है? तो हमने ऊपर देखा ये वायरस बीमारी है, तो बीमारी वायरस से ही होगी। खसरा का प्रसार मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित पानी पीने से, मच्छरों द्वारा, हवा के माध्यम से। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो ये है हवा के माध्यम से खसरा का फैलाव होता है, आपका हवा से जो एक दूसरे में फैलता है। नेक्स्ट है, खसरे के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? बुखार, गले में खराश, आंखों में लाल और पानी आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना। ये कौन सा इसमें नहीं है? तो वो बताइए आपका, वो है गले में खराश होना, ये इसका शामिल नहीं है, बाकी सभी खसरे में दिखाई देते हैं। खसरे के उपचार में कौन सी दवा प्रभावी होती है? तो बताइए कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक्स है, केवल लक्षणों का उपचार है, या खसरा वायरस का एंटीवायरल इलाज है, कोई विशिष्ट दवा नहीं। तो बताइए कौन सी दवा है जो खसरे के इलाज के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल लक्षणों का उपचार किया जाता है खसरे में, क्योंकि कई सारे लक्षण खसरे की बीमारी में आपको दिखते हैं। नेक्स्ट है, खसरे की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो जो सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक का सेवन, नियमित व्यायाम करना, खसरे के टीके, या हर्बल उपचार। जो आपका प्रभावी उपचार क्या है? आपका खसरे का टीका लगवाइए, उसके बाद आपको खसरा नहीं होगा। तो टीकाकरण से संबंधित भी अपन ने एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसकी लिंक डली है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां से अगर टीकाकरण में से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। खसरे का टीकाकरण कब दिया जाता है? तो खसरे का जो टीका है कब दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जन्म के तुरंत बाद, 6 महीने की उम्र में, 1 वर्ष, और फिर 4 से 6 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में। देखो 1 वर्ष के भीतर और 4 से 6 वर्ष की उम्र में उसका एक और टीका लगता है, तो ध्यान रखना है खसरे का टीके की जो डेट वो है टाइम पीरियड। ठीक है। खसरा वायरस किस शारीरिक अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो खसरा सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? हृदय को, आंखें और श्वसन प्रणाली को, पाचन तंत्र को, यकृत को। किसको प्रभावित करता है? तो खसरा है आंखों और श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखना है किसको? आंखों और श्वसन प्रणाली को। खसरे के दौरान कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं, मतलब आप में कौन सी, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, दस्त, कौन सी आपको देखी जा सकती हैं खसरे के दौरान? तो ये है उपयुक्त सभी चीज प्रॉब्लम्स आपको खसरे के दौरान हो सकती हैं। नेक्स्ट है, खसरे से संक्रमित व्यक्ति को कितने दिनों तक अलग रखा जाना चाहिए? मतलब जो खसरे से संक्रमित व्यक्ति है उसको कितने दिनों तक अलग रखा जाना चाहिए? तो वो आपके सामने 7 दिनों तक उसे अलग रखा जाना चाहिए। प्रीनेटल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो देखिए, प्रीनेटल विकास का मतलब क्या होता है? तो शिशु के जन्म के बाद का विकास, गर्भ में शिशु का विकास है, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो क्या होता है प्रीनेटल विकास का? गर्भ में शिशु का विकास से संबंधित है। गर्भ जो आपका होता है महिला का, उसमें बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है वो इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था के पहले 3 महीने
को क्या कहा जाता है? भ्रूण अवस्था, तृतीय तिमाही, प्रथम तिमाही, मध्य तिमाही। तो क्या कहा जाता है? प्रथम जो 3 महीने होते हैं, प्रथम तिमाही, क्योंकि हमारी जो गर्भावस्था है 3 महीने में बटी रहती है, 3 पीरियड में, आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। ठीक है। प्रीनेटल विकास के दौरान भ्रूण के महत्वपूर्ण अंगों का विकास कब शुरू हो जाता है? तो बताइए, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। तो पहले महीने में भ्रूण के में अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रीनेटल विकास के दौरान सिग्नलिंग का क्या अर्थ है? सिग्नलिंग जो होता है उसका क्या अर्थ है? भ्रूण के अंगों का शारीरिक आकार, भ्रूण की कोशिकाओं के बीच संचार प्रक्रिया, गर्भ में किसी प्रकार का संक्रमण, भ्रूण का मनोवैज्ञानिक विकास, जो किस प्रकार के प्रक्रिया को इंगित करता है? सिग्नलिंग। तो ये है भ्रूण की कोशिकाओं के बीच संचार। ठीक है। गर्भ के शिशु के अंगों का पूर्ण विकास किस तिमाही में होता है? जो गर्भ में शिशु होता है उसका जो पूर्ण अंगों का विकास होता है वो आपके किस तिमाही में होता है? तो प्रथम, दूसरी, तीसरी गर्भावस्था के बाद जो आपका कब होता है? तो बताइए इसका आंसर। तो पूर्ण अंगों का विकास है दूसरी तिमाही तक हो जाता है, 6 मंथ तक वो डेवलप हो जाता है बच्चा। ठीक है। और बाद में तो उसका जो आपके अंग ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। जो बन जाते हैं वो 6 मंथ तक बन जाते हैं। गर्भावस्था के किस महीने में शिशु की हड्डियां कठोर होने लगती हैं? पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे और चौथे महीने में। तो तीसरे महीने में उनकी हड्डियां क्या है? थोड़े कठोर होना प्रारंभ कर देती हैं। किसे गर्भनाल, एम्ब्लियो एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं? तो गर्भनाल क्या होता है? गर्भ रक्त परिसंचरण का हिस्सा होता है, शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है, या शिशु का श्वसन तंत्र होता है, या गर्भ में शिशु का पोषण देने वाला हिस्सा होता है? तो क्या होता है गर्भनाल? गर्भ में शिशु को पोषण देना वाला हिस्सा। इसके माध्यम से जो शिशु होता है वो क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, और उसके शरीर में जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो गर्भनाल के माध्यम से और इसे होती है, जिसे प्लेसेंटा भी बोला जाता है। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास में प्रमुख परिवर्तन किस तिमाही में होते हैं? तो जो शिशु के शरीर में परिवर्तन है वो किस तिमाही में होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी तिमाहियों में। तो कौन सी में होते हैं? सभी तिमाहियों में विकास होता है। ठीक है। गर्भवती महिला के शरीर में बढ़े हुए रक्त वॉल्यूम का उद्देश्य क्या होता है? जो रक्त वॉल्यूम होता है उसका उद्देश्य शिशु को बेहतर पोषण प्रदान करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, या फिर मांसपेशियों को मजबूत करना, या शारीरिक व्यायाम करना। तो ये क्या करता है आपका रक्त वॉल्यूम? तो ये करता है शिशु को बेहतर पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस तिमाही के अंत तक शिशु की अधिकांश अंग संरचनाएं पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं? तो आपकी कब तक उसकी विकसित हो जाती हैं? तो दूसरी तिमाही तक विकसित हो जाती हैं। ठीक है। अपनी जो दूसरी तिमाही होती है बच्चे की उस तक विकसित हो जाती है। तो अब क्या करना है? हमने लगभग 100 के समथिंग क्या है क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी का एक और पार्ट अपन लेके आएंगे, वो शाम तक आपका आ जाएगा। अभी मॉर्निंग में ये वाला पार्ट अपन लेके आए हैं, तो आप लोग इसे एंड तक देखना है, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें जाके रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही हमें वो चीज़ें याद रहेंगी और ज़्यादा एग्जाम में वो चीज़ें को आंसर सही कर पाएंगे उस क्वेश्चन का। तो आप सभी एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और जो चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और लाइक करने से क्या होता है? थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग बाग पसंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।